हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर में जो हम कॉलिनिज्म, कास्ट एंड रिजर्वेशन के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि संप्रदाय, जाति और जो हमारा आरक्षण दिया गया है उसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एनआईएस को हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए जो ये चैप्टर है वो कई मानने में इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी चीज़ों के विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए, एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, colonialism, caste and reservation. There is a colonialism and caste and reservation. They are most important here, but first point here arrive a meaning of colonialism. What is the meaning of colonialism here? The India is a land of multi-faiths and religious, and leading too often to the violence and hatred among to the people. And those who is a fan this religious is a violence do not is a consider religious as a moral order, but it use of the a means of the weapon to the press. There is a political ambitions. A colonialism is still here. There is a lead to be violence as it is a based on the mutual religious hatred. And this phenomenon lead to be a distinctions of between to the communal organization and the religious organizations. Communism extremely is a follow the main feature here. The main feature here show the main feature it is a based on the orthodox and it is a excuse in outlook is a colonialist and consider his own religion to be separate to be other religions, and it is a based on the intolerance and it also gets our intense of dislike of other religions, and it stand for the elimination of other religion, and it is a value, and it is adopted extremist stress of including use of violence against the people. That is the most important feature for here colonialism. यहाँ जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है संप्रदायवाद और जातीय आरक्षण। देखिए, ये चैप्टर जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन सब बच्चों के लिए जिनमें जो है संप्रदायवाद है। देखिए, संप्रदायवाद बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि हम संप्रदायवाद में जो है बहुत कुछ जानेंगे भी। अगर सबसे पहली बात यहाँ पर हम करें तो संप्रदायवाद होती क्या है, आखिर संप्रदायवाद किस लिए जो है इतना यूज़ किया जाता है और इसका क्या जो है वैल्यू और क्या अर्थ है, और इसमें धर्म में क्या इसकी अपनी जो है विश्वास है। कहते हैं भारत विविधता, विश्वास और धर्मों का देश है, यानी आप जानते ही होंगे कि भारत जो है विविधता, विश्वास और धर्मों का देश है, यानी यहाँ पर 8 प्रकार के धर्म हैं और कहते हैं बहुत से लोग जो है अपने अपने धर्म पे विश्वास रखते हैं, जिससे यह प्राय हिंसा होती है और लोगों के बीच दोष जो है पैदा होती रहती है, जिसके हम बारे में जो है पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियंस, जिसमें बहुत कुछ हमने जाना भी था। जो लोग धार्मिक हिंसा विश्वास करते हैं वो धर्म को नैतिकता के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि वो धर्म को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं धार्मिक जो है विचारधाराओं को लेके हिंसा करवाते हैं और वो अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, और ये जनरली देखने को मिला भी है। आपने देखा होगा कहीं भी इलेक्शन होने से पहले जो है बहुत तरह के हिंसा होती है। तो ये हिंसा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है राजनीतिक नेता एक्टिव होते हैं और हम जनता जो होते हैं उनकी बातें जो है आंख बंद करके कर लेते हैं।
तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी किसी की राजनीतिक नेता है उसकी बातों को आप लोग जो है अपनी दिमाग के जो है नॉलेज के चश्मों पर रख के समझिए, फिर ही उनकी बातों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना होता है, और इस कारण से आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोग भी जो होते हैं उन पे बहुत ही सरलता से विश्वास कर लेते हो और बहुत सरलता से अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते संप्रदायवाद हर जगह पर फैली हुई है, और सभी राजनीतिक नेताओं का सिर्फ एक ही वर्चस्व होता है, एक ही उनका अर्थात होता है कि वो कैसे भी हो कुर्सी प्राप्त करे या कुर्सी पे आसीन रहे। उनसे कुर्सी का जो मोह होता है वो कभी भंग नहीं होता है, इसलिए वो अपने के भी नहीं होते हैं। आपने राजनीति में देखा ही होगा, अपने भी जो होते हैं समय समय पर जो है दल बदल लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अपने के भी नहीं होते हैं, फिर आपका कैसे लोग हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी अगर विचारधारा रहती है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि नहीं चढ़ना चाहिए। संप्रदायवाद की नींव ही आपसी धार्मिक जो विश्वास पर टिकी हुई है, ये आपको पता ही होगा। संप्रदायवाद का मतलब ही यही होता है कि धार्मिक जो है विषेद होती है, यानी आपस में धार्मिक जो है बातों पर हम चलते हैं, इसलिए यह धार्मिक हिंसा को उत्पन्न करती है, और सदैव ही धर्म के प्रति हिंसा उत्पन्न करने में जो है इसका विशेष महत्व रहा है। इससे संप्रदाय संगठन और धार्मिक संगठन के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। संप्रदायवाद की पर मुख्य विशेषता यहाँ पर दी गई है, तो चलिए हम देखते हैं संप्रदाय की क्या विशेषता है और ये क्यों जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बात यहाँ पर हम करें पहली जो है विशेषता की, तो ये अंधविश्वास पर आधारित है। देखिए संप्रदायवाद जो होती है अंधविश्वास पे है। अंधविश्वास का मतलब यही होता है जो कि आप आंख बंद कर किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हो और उसका जो है वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो अंधविश्वास कहलाता है। यह विशुद्ध रूप से दृष्टिकोण पर निर्भर होता है, यानी इसमें कोई शुद्धता नहीं होती है। एक संप्रदायवाद अपने धर्म के दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। दोस्तों धर्म कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, सभी धर्म एक जैसा होता है। धर्म हमें सिर्फ अच्छी बात सिखाती है, न कि आपस में बैर करना सिखाती है। अगर आप कोई भी धर्म की अगर किसी भी धर्म में आप पढ़ लो, हमें मानवता के साथ जीवन जीने के लिए ही अग्रसर करते हैं, क्योंकि धर्म हमें सिर्फ अच्छी राह पर चलना ही सिखाते हैं, वो आपसी बैर करना नहीं सिखाते हैं। इसलिए सभी धर्म इक्वल होते हैं, हमें हर एक धर्म को जो है वही मान्यता देना चाहिए जैसे हम अपने धर्म को देते हैं। ठीक है, यह सहिष्णुता पर आधारित होती है, यानी ये सहिष्णुता पर आधारित होती है और एक दूसरे धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार करता है। ये भी बहुत बुराई होती है कि हम इसमें क्या होता है संप्रदायवाद में कि हम दूसरे धर्म के विरुद्ध जो होते हैं प्रचार करते हैं कि ये धर्म जो है गलत है, ये है फलाना टिमका है, इवन की गलत लैंग्वेज जो कभी प्रयोग किया जाता है जो आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए काफ़ी होता है। ये दूसरे धर्म होता है उसके मूल्य के समाप्त करने से प्रेरित होता है, यानी वो दूसरे धर्म को जो है बिल्कुल नष्ट तहस करने के फिरात में होते हैं और इसलिए वो कई तरह की जो है बातें करते हैं जो कि कहते हैं आचार संहिता में नहीं आती है, और आचार संहिता से वो हमेशा ही उल्लंघन करते ही रहते हैं। ये दूसरे के विरुद्ध हिंसा सहित अतिवादी तरीके से स्वीकार कराते हैं, यानी इनका जो भी मदत्व होती है, चाहे वो पैसे की लालच हो, चाहे आपको ज़मीन जायदाद की लालच हो, कोई ना कोई लालच दे के जो है अपने धर्म में सम्मिलित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विशेषताएँ हैं जो संप्रदायता के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर दिया गया था। Their next topic is impact of colonialism. What is the impact of the colonialism here? The colonialism has driven our society for the long. It is a cause of belief to the orthodox of the tenets and the principal intolerance and the hatred of the other religions and the religious group, and disturbance of the historical fact as the communal violence. There is a first point here is the communal violence here. There is a communal violence is the most is the communal right of the period to the 1947 were rooted in their divided and the rule. The policy of British is the colonial rule. There is the most important and there is the divided and the rule policy of British rulers. And but after is the partition of the country, section of the India is as a form to the both communities are also be a blame for the problem. A communist violence is the independence India has been to caused by the many factors. Some general factors are first the class division of our society and the backwardness of our economics as the resulting in the uneven development of the economy. And it is the upper class of the less development community that is enjoy a fruit and limited growth, and hence it is there who have to also enjoy to political power. And over a period of times, some section is among this is that to develop as a sense of the revolt is a vice versa is that there is a counterpart
in other communities in order to the draw support from the masses of their own community. And this leader has been often encouraged the communal feeling and strengthness. There is a political support. And this they traditionally believe of the society are perpetuates and there is the advantage of retires. And where the many among to the common people feel the assured because of some advice to the circumstance and there is a often land to the religions and which make them to the volatile buzz of the political manipulation of the flame communal functions and sometimes leading to be a violence. And the communal violence also increase the because communal parties carry one religious a propaganda in offensive of manner. There is a create of ill will be among to member of the various communities. And the political party in the India which adopt to the communal attitudes should be a blame for the encouraging of communal feelings which often case of communal violence. Apart from these general factors, some specific local causes are also account for the communal violence in India. First, because it is a power and struggle, there is a criminal gangs, local rebels, between a trade of different community often lead to be such a violence. A large cities are there also prone to the periodic communal strikes because of the power of segals and the criminal gangs. The communal violence after the demonstrations of the Babri Masjid in 1993 is on the example. As a- And secondly, the communal roots occur in the town which have a history of communal rituals. And Aligarh and Hyderabad, among other cities, suffer from this trend and presence of the large protection of the religious minorities, increasing a political rivalry and between to the upper trust of the other these communities, who is often appeal to there is a communal identity for a gain support. Whatever may be in the case of communal violence, and whenever it is occur, it is immediately is attract attempt of the nation. In our society, class identities is still remain sub-market under to caste and communal identities. Which economic problem is become important. The rulings either of our countries manage to convert economical problem like poverty, unemployment, price rise, etc. In the cast of communals once, people should be carefully do not be influenced by such a tragedy. An economical problem of the people like a poverty and unemployment must be resolved in the country before the problem of communal violence can be totally eliminated. यदि बात यहाँ पर हम करें अगला पॉइंट जो कि संप्रदायवाद का प्रभाव, देखिए संप्रदायवाद का प्रभाव किस कारणों से रहेगा, ये बहुत बड़ी बात आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें संप्रदायवाद के लंबे समय से हमारे समाज में बांट रखा है और इसके कारण जो है कट्टरवादी सिद्धांतों में विश्वास, दूसरे धर्म के और धार्मिक समूहों के प्रति सहिष्णुता और घृणा, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और सांप्रदायिक हिंसा पैदा होती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत से हमारे इतिहास है उनको जो है लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। कहते हैं बहुत से धर्म के लोग आए और उन्होंने हर एक धर्म के जो है हर धार्मिक चीज़ों को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसके इतिहास जो थे टूट गई, ख़त्म हो गई। बहुत सी ऐसी घटना है जिसको आप हमारे समाज में भी जान सकते हो, जहाँ पर जो है कई मानने में जो है धर्म के प्रति जो है काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है। और ये सब होता क्यों है? कोई भी धर्म में कट्टरवादी सिद्धांतों की विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए, जहाँ पर संप्रदायवाद ने जो है अपनी जो है गांठ मजबूत कर ली है। इसके रिगार्डिंग अगर हम पहली पॉइंट देखें तो यही बात आता है कि सांप्रदायिक हिंसा। देखिए आपने सुना ही होगा कई जगहों पर हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा होती है। आखिर सांप्रदायिक हिंसा क्यों होती है और सांप्रदायिक हिंसा से कितना नुकसान हमारे देश को होता है? क्या इससे उन व्यक्तियों की जो है नुकसान होता है जो सांप्रदायिक दंगा करते हैं? तो ये बहुत से क्वेश्चन है जिसके बारे में आप यहाँ पर जानोगे और समझने की कोशिश करोगे कि सांप्रदायिक हिंसा से ना तो किसी की कुछ जाति है, जाति तो हमारा देश की संपत्ति है, ठीक है, हमारा देश की संपत्ति नष्ट होता है। और आप सोचिएगा कि देश का संपत्ति है तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शायद आप गलत फहमी में हो। सरकार कोई कमा के जो है आपके लिए उस संपत्ति का जो है अर्जित नहीं करती है, वो आपसे वो वसूलेगी, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे आपके ज़मीन जायदादों को जो है कवर करने में हो, बुक्स वसूलना आपसे ही है। इसलिए कभी भी सांप्रदायिक दंगा फसाद हो तो आप उससे दूर रहें तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। कई जगह पर सरकार ने ये भी रेगुलेशन लगा दिया है कि जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक दंगा हिस्सा में जो है लिप्त पाए जाएंगे उनके ज़मीन जायदाद जो होगा नीलामी कर दी जाएगी।
तो ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए कभी भी आप इन चीज़ों को जो है आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये हमारे देश के जो है खोखला कर देता है। और इसमें जो होते हैं कोई गलत व्यक्ति जो होते हैं अपना मकसद पूरा कर जाते हैं और कई तरह से जो है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो ये सांप्रदायिक हिंसा आज से नहीं कई साल पुराना है। अगर बात करें 1947 के पूर्व अधिकांश धार्मिक दंगे अंग्रेजों की जो है उपनिवेशिक नीति के कारण, फूट डालो राज करो की नीति के कारण हुई थी। आपको पता है कि जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक ही नीति अपनाया था कि फूट डालो और राज्य करो की नीति। इसमें ये होता था कि वो लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काते थे, उनके धर्म के लिए, उनकी भाषा के लिए, उनकी जाति के लिए। तो ये सारे वजह से क्या हुआ कि आपको पता है 1947 की जो पार्टीशन हुई थी उनमें आपने देखा ही होगा कि न जाने कितने सिख और कितने मुस्लिम और कितने हिंदू ने अपनी जान जो थी गंवा दिया था। तो इससे आपसे तो ये बात दूर रही नहीं होगी, आपने कई फिल्मों में कई जगहों पर इस बात को जो है चर्चा भी किया होगा और देखा भी होगा। लेकिन देश के बंटवारे के बाद दोनों ही संप्रदाय के जो है अभिजात वर्ग उसके लिए जिम्मेदार है। आज़ाद भारत में सांप्रदायिक दंगे विविध कारणों से होने लग गए हैं। आज जो देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं छोटी छोटी बातों से जो है आम हो गई है। उनमें से कुछ सामान्य कारण है। प्रथम, समाज का जो है विभिन्न वर्गों में विभाजित होना। देखिए हमारे समाज जो कई धर्म में पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर 8 प्रकार के धर्म जो है विद्यमान है। तो इतने धर्म होने से उनके रीति रिवाज भी अलग अलग होंगे, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सभी धर्म के लोग हैं, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना ईश्वर को मानने का अधिकार है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी संप्रदाय को इसका कोई तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं जैसा आपका धर्म है वैसा उनका भी है, तो उनके धर्म को भी हमें उतने सम्मान देना चाहिए जितना हम अपने धर्म को देते हैं, क्योंकि वो भी अपने ईश्वर को मानते हैं। कहते हैं हमारा देश तो ऐसा है जहाँ पर हम पत्थर को भी पूजा करते हैं और पेड़ पौधों को भी पूजा करते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं अपने आस्था पर निर्भर होते हैं, और आस्था हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप गलत काम करो। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है आप सभी जो है देशवासियों के लिए। कहते हैं दूसरे देशों की खराब आर्थिक दशा जिससे असामान्य आर्थिक विकास हुआ है, परिणामतः कम विकसित समुदाय के उच्च वर्गों में सीमित वृद्धि का भरपूर लाभ उठाया है और इससे उन्हें राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हुई है। आगे चलकर एक अंतराल के बाद इन अभिजात्य वर्गों में आपसी जो है प्रतिद्वंद होने लग गया है। यानी आपसी झगड़ा जो है इन्हीं कारणों से हुआ है। कभी इकोनॉमिक्स कारणों से हो जाती है, आर्थिक कारणों से, तो कभी जो है अपना राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए जो है आपस में लोगों को जो है भड़काते हैं। और कहते हैं आज दंगा फसाद का सबसे बड़ा कारण जो है राजनीतिक नेता ही बनते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं सिर्फ आपस में लड़ा देते हैं और अपना सहानुभूति लेने आ जाते हैं। आपने क्रांति फिल्म भी देखा होगा, उसमें जो है बहुत ही सुंदरता के साथ उसमें पेश भी किया गया था कि कैसे राजनीतिक नेता अपने जो है मतलब और अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए कि बस्ती को भी आग लगा देते हैं और वहाँ पर जाते हैं सहानुभूति लेने। तो ये सारी चीज़ें फिल्म में भी बहुत बातों को जो है उजागर करने की कोशिश किया जाता है कि ये जो होते हैं ये अपने ही चाल चल रहे होते हैं। यही बात अन्य समुदायों में भी होता है। आपने समुदाय के समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके नेताओं ने सांप्रदायिक भावना भड़काकर समर्थन प्राप्त करने का सदैव प्रयत्न करते हैं, और ये हर जगह ये बात जो है गंभीरता से लिखी गई है कि यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि नेताएं जो होते हैं सांप्रदायिक भावना भड़का के आपका सिर्फ समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो आप देखते होंगे कि बड़े ही प्यार से सहानुभूति देने आते हैं, वो सहानुभूति देने नहीं आते हैं, वो वोट बैंक बनाने आते हैं कि मैं उस घटना में जाता हूँ और वहाँ जाके ना अपनी सहानुभूति दूंगा। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में बहुत सी घटना घटती रहती है, वहाँ पर राजनीतिक नेता अपना जो है सहानुभूति बटोरने चले जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तो आपके घर तक भी पहुँच जाते हैं और आपके यहाँ खाना भी खाने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वो मूर्ख बनाना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ नहीं होते हैं। दोस्तों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं हमारे लिए नहीं होते हैं, वो भी एक पार्टी के बंधनों में बंधे हुए होते हैं। वो अपना कभी भी फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं लेते हैं, वो पार्टी के हिसाब से ही फैसला लेते हैं। इसलिए कोई भी रूल रेगुलेशन जब पास होती है तो प्रधानमंत्री का जो है अपना निजी फैसला नहीं होता, उसमें सारे व्यक्तियों का फैसला होता है और वो पार्टी के दबाव में ही सदैव कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है कई रूल रेगुलेशन ऐसे भी होता है जिनको न चाह के भी रूल रेगुलेशन को लागू करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इन चीज़ों के ही अंतर्गत घूमती रहती है। प्लस समाज की जो है पारंपरिक विश्वास जो है अभिजात वर्ग के लाभ हेतु सदैव प्रयोग होने लगे हैं। यानी आज देखोगे तो जो ये विश्वास होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है,
तो समाज के विश्वास को अभिजात वर्गों को लाभ हेतु ये सदैव जो है प्रयत्नशील ही रहते हैं। जब सामान्य जन स्वयं को असुरक्षित समझता है तो धर्म की ओर जो है अपमुख हो जाता है और उसे सांप्रदायिक भावना भड़काकर राजनीतिक करने तथा कभी कभी हिंसा की ओर अग्रसर होने का कारण भी होता है। मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं होती, हिंसा तो भड़का दी जाती है, ठीक है। और ये हिंसा हम आम बंदे नहीं करते हैं, हिंसा भड़काने वाले बड़े लोग होते हैं और हम लोग जो होते हैं आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपने ही जान पहचान के व्यक्तियों को जो है ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये कहीं का भी भाईचारा नहीं होता है, ये हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। और जब ये न्यूज़ पूरे देश में फैलता है तो सभी दूसरे देशों को लोग हम पे हंसते हैं कि हम अपने ही लोगों को मार रहे होते हैं, अपने ही लोगों को काट रहे होते हैं। दोस्तों, हमारा भारत का ये इतिहास कभी नहीं रहा है। हमारा देश का इतिहास रहा है कि सदैव हम भाईचारों की तरफ हम अपना जीवन व्यतीत किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए रहता है कि अगर आप किसी भी जाति को धर्म को मानने वाले हो लेकिन वो भारत के आप निवासी हो तो आपको सिर्फ इतनी बात समझनी चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं और हमें भारत में निवास करना है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि सांप्रदायिक दल जो है धार्मिक प्रचार के लिए आक्रामक रवैया अपनाते हैं। देखो, यहाँ पर भी साफ बात बताई गई है कि जो नेता सब होते हैं वो सांप्रदायिक दल धार्मिक प्रचार के लिए आक्रामक रवैया अपनाते हैं, वो तो धर्म के भी जो है गलत शरत बोल देते हैं। तो ये बातें बहुत बड़ी बात रहती है आप लोगों को भड़काने के लिए, लेकिन कहते हैं उनकी तो बोलने का तरीका ही अलग होता है, ना तो वो किसी धर्म के होते हैं ना वो संप्रदाय के होते हैं। उनका तो एक ही धर्म होता है, सीट प्राप्त करना, और सीट प्राप्त करने के लिए वो कोई भी चाल चल सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए रहता है और आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के लोग के बीच जो है बनवस्य पैदा होती है। भारत में सांप्रदायिक रुझान रखने वाले राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक भावना भड़काकर जो है सांप्रदायिक हिंसा के दोषी माना भी जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे कि राजनीतिक दल जो होते हैं सांप्रदायिक हिंसा करा करा के जो है आप लोगों को भावनाओं को जो है काफ़ी चकनाचूर कर देते हैं। भारत की वो राजनीतिक पार्टियाँ जो सांप्रदायिक मांग अपनाती है वो सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए एक दोषी करार भी दी जाते हैं। यानी उन पे जो है कई तरह के जो है केस भी चलता रहता है लेकिन उससे कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। आपको पता ही है कि केस तो चलते ही रहते हैं और अपना राजनीति करते रहते हैं, ठीक है। इसी सामान्य कारकों के अतिरिक्त भारत में सांप्रदायिक हिंसा के लिए कुछ स्थानीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं। प्रथम, तस्करों और अपराधी तत्वों की ताकत बढ़ाने से विभिन्न समुदाय के जो है व्यापारियों के बीच प्रतिद्वंद कभी कभी हिंसा को जन्म देती है। बड़े बड़े शहरों में जो है तस्करी और अपराधियों के शक्तिशाली होने से जो है प्रायः ऐसी हिंसा होती रहती है। 1993 में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने से भड़की जो है सांप्रदायिक हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने जाने से जो है बहुत बड़ी हिंसा भड़की थी और कहते हैं इसका फैसला जो है 2022 और 21 में आई थी। आप समझ सकते हो कि 1993 का जो केस का जो फैसला था 2021 में आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के जो है न्याय प्रणाली का भी। कहते हैं इतना समय अवधि लगाने से, कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद की जो घटना घटी थी इसमें से बहुत से जो व्यक्तियों को अपराधी बनाया गया था उनमें से बहुत से व्यक्ति जो थे वो स्वर्ग सुगा चुके थे। तो ये बहुत बड़ी हमारे न्याय प्रणाली की जो है खामियां हैं। उन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा प्राय होती ही रहती है जहाँ हिंसा होने का एक इतिहास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ पर आप देखते ही हो कि दिल्ली में जो है आए दिन कोई ना कोई हिंसा जो है रूप धारण कर ही लेती है। तो आखिर कारण क्या है? क्या वहाँ के लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है इस हिंसा करने के लिए? नहीं, वहाँ पर भड़काया जाता है लोगों को। राजनीतिक लोग जो होते हैं अपने सिक्का चला रहे होते हैं और इस भड़के हुए आग से जो है वो अपना रोटी सेकते हैं और अपना कुर्सी को जो है सेव करने की कोशिश करते हैं। इसमें अलीगढ़ और हैदराबाद के अलावा कुछ अन्य शहर भी हैं जहां अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या में दोनों समुदाय के उच्च वर्ग में राजनीतिक द्वंद बढ़ती चली जाती है और वह अपने समुदाय के समर्थन प्राप्त करने का सदैव प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी राजनीतिक नेता का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो अपना सीट प्राप्त करें, ठीक है। इसलिए वो जो है आपस में जो है लोगों को भड़काते हैं और अपनी जो है मकसद पूरा करते हैं। तो ये राजनीतिक नेताओं को भी सोचना चाहिए कि ये सारे हमारे देश के नागरिक हैं और इनके कारण ही हम जीतते हैं और इनके कारण ही हमारा जीवन भी चलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग टैक्स नहीं देंगे सरकार को तो सरकार का भी रोटी रोजी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भड़का के जो है ये हमारे अपने को जो है मरवा देते हैं, वो तो गलत है ना। कहीं
कोई भी जो है रूल रेगुलेशन ये बात नहीं बता सकती कि सही है। इसलिए राजनीतिक नेता को ये बात सोचना चाहिए कि हमें ऐसे चीज़ों से हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो है अच्छे विचार से अपने राजनीतिक पार्टी को चलाइए, अपनी अच्छी विचारों से लोगों को समर्थन प्राप्त कीजिए और राजनीति में बने रहिए। आप अच्छे काम कीजिएगा तो 100% लोग जो है आपको ज़रूर सराहना देंगे और आपको सदैव विजय प्राप्त कराएंगे। ना तो आपकी लालच से लोग समझने वाले हैं और ना ही सांप्रदायिक दंगा फसाद कराने से वो लोग समझेंगे। वो तो कहते हैं हमारा देश की वासी तो ऐसे हैं जिसको अगर प्रेम से 2 बातें बोल दो तो वो आपके ही हो जाते हैं। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले भारतवासियों को आपस में भड़काना कदाचित भी उचित नहीं माना जा सकता। सांप्रदायिक हिंसा के कारण जो भी हो, जब भी यह फैलता है पूरे देश का जो है ध्यान तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे समाज में वर्ग पहचान जाति और संप्रदाय में बदल गई है। हमारे शासक वर्ग यहाँ की आर्थिक समस्या जैसे बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई आदि सांप्रदायिक समस्या को बदल देते हैं। लोगों को चाहिए कि वो इस प्रकार के बहकावे में न आए। ये सदैव त्रिपान स्टडी भी यही बात कहता है कि सरकार को जो है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, जाति और सांप्रदायिक समस्याओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, न कि सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, सिर्फ उनको ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में जो समस्याएं हैं उनको निपटारे, न कि उनको और बढ़ा दें। हमारे देश में देखा जाए तो कुछ सालों से जो है बहुत ही इन समस्याओं ने अपना जो है कदम जो है बरकरार रखा है। ना तो बेरोजगारी ख़त्म हो रही है, न गरीबी, न महंगाई। कहते हैं महंगाई ने तो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, फिर भी सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ गरीबों को जो है 2 समय की रोटी भी यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार अपनी जो है नीतियों से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि आपके जो है 5 किलो गेहूँ चावल से और गेहूँ से लोगों की पेट नहीं भरती है। सिर्फ चावल खा के या गेहूँ खा के उनका पेट नहीं भरा जा सकता। उनको और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिस पे आपने क्या किया, कर ठूस ठूस के डाल दिया है। तो आम गरीबों से वो सारी चीज़ें दूर होती चली जा रही है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आने वाला समय में कुपोषण के शिकार बच्चे हर घर में नजर आएंगे। तो आप ऐसा क्या लग रहा है आपको कि आप कुपोषण धरती को बनाओगे, कुपोषण जो है भारत को बनाओगे, तो भारत में जो है कैसे आगे जो है दूसरे देशों से जो है 2-4 हाथ कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत की सभी समस्याओं के लिए कि सरकार को जितना हो सके बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई पे जो है अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उसको जो है सही करने के लिए हर एक संभवतः कोशिश करना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक हिंसा को जो है बढ़ावा देना चाहिए। कहते हैं हम यहाँ धरती पे रहते हैं और उसके बाद हमारा किया हुआ कार्य ही लोगों को मन में याद रहता है। अगर हम ऐसे चीज़ों को अगर ख़त्म ना कर पाएँ तो कहते हैं लोग भी हमें याद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात सभी राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जितना हो सके बेरोजगारी के निश्चित रूप से देश में सांप्रदायिक हिंसा के पूरी तरह से समाप्त होने से पूर्व हल कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में ये बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम जो है सांप्रदायिकता, जाति के विषय में बहुत विस्तार पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि और कौन कौन समस्याएं हैं जो हमारे देश को खोखला करती चली जा रही है। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में भी आपने त्रिपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करना भी आपके हित में रहेगा। ये त्रिपान स्टडी सेंटर बार बार इसलिए कहता है कि कारण ये है कि अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, आप दोबारा देखना चाहते हो, तो अगर आप रिसर्च कोई भी टॉपिक करोगे तो वो टॉपिक आपको नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे पहले वो सारी वीडियो आएंगे जो पहले से यूट्यूब पे डले हुए हैं और उसी नाम से डले हुए थे। दूसरी बात रहेगा ये कि अगर मान लो अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर को रिसर्च भी करते हो तो अगर त्रिपान लिखोगे तो जो है ऑटोमेटिक जो होगा त्रिपस कर देगा, तो इससे भी रिसर्च में आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने इसको सब्सक्राइब करके रखे हुए रहोगे तो इसके वीडियो पे जाओगे, जहाँ पर इसके होम पेज होगा वहाँ पर सारे वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपके काम के होंगे उसको सेव करके जो है आप अच्छे अंक प्राप्त करने में अग्रसर हो सकते हो।